रिसर्चर्स की एक टीम को इजिप्ट के रेगिस्तान में से मिट्टी के अंदर से प्राचीन बोट के लकड़ी के चंद पीसेज मिले। हैरान करने वाली बात सिर्फ यह नहीं थी कि यह लकड़ी के टुकड़े 5000 साल पुराने थे, बल्कि हैरानी की बात यह थी लकड़ी पर मॉडर्न हेलीकॉप्टर्स और योट्स के पाए जाने तक इजिप्ट की जमीन ऐसी ऐसी मिस्ट्री से भरी हुई है जिसको देखकर इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। कायरों से 550 किलोमीटर दूर एंशिएंट इजिप्ट के कदीम शहरों में से एक शहर को एबाइडोस के नाम से पहचाना जाता है। इसके एक तरफ 11 किलोमीटर दूर नाइल रिवर गुजरती है तो दूसरी तरफ दूर दूर तक सिर्फ ऐसी रेत ही रेत है। 1988 की बात है जब तूफानी आंधी की वजह से रेत के अंदर से एक अजीबोगरीब चीज उभर कर बाहर आई। ये इंतहाई खस्ता हाल की लकड़ी से बना कोई स्ट्रक्चर था जिसको बुरी तरह से दीमक खाकर खोखला कर चुकी थी। इसकी हकीकत जानने के लिए यहाँ आर्कियोलॉजिकल टीम ने साल 2000 में खुदाई का काम शुरू किया। ये खुदाई बहुत ही देखभाल कर की जानी थी क्योंकि एक छोटी सी भी गलती इस स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा सकती थी। जो चीज रेत के अंदर से निकल कर आई वो कोई मामूली स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि एक 70 फीट लंबी बोट। रेगिस्तान के बीचों बीच इस अकेली बोट का भला क्या काम था? मामला अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ था। इस गुत्थी को सुलझाने की खोज अभी चल ही रही थी कि मालूम पड़ा कि यहाँ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि ऐसी टोटल 14 बोट्स थी जिनको एक दूसरे के साथ साथ लाइन से रेगिस्तान में दफन किया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट इन खस्ता हाल बोट्स को पूरी तरह रेत से निकाल नहीं पाए थे क्योंकि उनको पता था कि अगर ऐसा किया तो ये बोट्स टूट जाएंगी और एक बहुत बड़ी मिस्ट्री अधूरी ही रह जाएगी। सिर्फ वो लकड़ी के चंद सैंपल की मदद से ही ये मालूम करने में कामयाब हुए कि बोटस 5000 साल पुरानी है, यानी कि गीजा पिरामिड से भी 500 साल पुरानी। पर ये अकेला जवाब इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए काफी नहीं था। कुछ अरसे के बाद लेटेस्ट सोनार स्कैनिंग टेक्नोलॉजी की मदद से अब आर्कियोलॉजिस्ट इस काबिल हो चुके थे कि वो इस पूरे एरिया को बगैर हाथ लगाए उसका एक 3D मॉडल बना सके। इस स्कैनिंग के बाद जो 3D मॉडल बनाया गया वो कुछ इस तरह से दिखता है। ये इंसानी इतिहास में अब तक का सबसे पुराना बेड़ा माना जाता है। 60 से 70 फुट लंबी बोट्स जिनको देखकर ऐसा लगता है कि उनको बड़ी एहतियात से एक दूसरे से पैरेलल खड़ा किया गया है। जिस जगह है ये बोट खड़ी है इसको देखकर सबसे पहला ख्याल ये आता है कि क्या कहीं ये उस दौर में नाइल रिवर का किनारा तो नहीं था? एक्सपर्ट ने देखने के साथ ही इस बात से इनकार कर दिया क्योंकि अगर ये बोट्स रिवर के किनारे बह कर आती तो वो अधूरी पोजीशन में खड़ी रहती। ये तो एक दूसरे के मुकाबले में बिल्कुल सीधी खड़ी है जिसका मतलब है कि इनको यहाँ लाकर खड़ा किया गया है। इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट ने आसपास के लैंडस्केप का भी अच्छे से चेकिंग की पर कहीं से भी ये जाहिर नहीं हुआ कि नाइल रिवर यहाँ से कभी गुजरा करती थी। तो फिर आखिर ये बोट किसकी थी? और अगर ये रिवर में बहकर यहाँ तक नहीं आई तो फिर उनको रेगिस्तान तक क्यों लाया गया था? एक इशारा उस वक्त मिला जब बोटस के ढांचों को 3D ग्राफिक्स की मदद से दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया गया। ये कोई मामूली बोटस नहीं बल्कि रोविंग वेसल थी जिनको 30 लोग मिलकर छप्पू की मदद से चलाया करते थे, जैसा कि आजकल की राफ्ट बोटस होती है। इनके डिजाइन पर गौर किया जाए तो लकड़ी के तख्तों को रस्सियों से जोड़ जोड़कर बड़ी महारत से बनाया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये उस दौर में बनने वाले बोट है जो काफी अलग और एडवांस दिखती है। इसमें लकड़ी के दांतों को अंदर से एक खास एंगल में काट कर लगाया गया है और ऐसा लगता है कि इनको सिर्फ खूबसूरती देने के लिए ऐसे बनाया गया था। एशियंट इजिप्ट में सिर्फ एक शख्स इस तरह की बोट रख सकता था और वो था इजिप्शियन किंग यानी फेरो। सिर्फ किंग के पास ही इतनी ताकत थी कि वो उस दौर की स्टेट ऑफ दी आर्ट बोट को ऐसे ही रेगिस्तान में कचरे की तरह छोड़ दे। पर सवाल है कि इनको रेगिस्तान में रखा क्यों गया था? अबाइडोस बोट की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए इजिप्शियोलॉजिस्ट ने आसपास के एरिया की छानबीन शुरू कर दी। जिस जगह पर यह बेड़ा दफन हुआ है इसके पास ही एक बहुत बड़ा मिट्टी की ईंटों का तबाहशुदा स्ट्रक्चर मौजूद है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर एशियंट इजिप्शियन की इबादत का लगता है जहां वो अपने खुदा यानी अपने फेरों को पूजते थे। यहाँ अक्सर इवेंट्स भी हुआ करते थे क्योंकि यहाँ से ऐसे मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं जिसमें कभी खाना और शराब डला करती थी। इन बर्तनों की कार्बन डेटिंग भी यही इशारा दे रही थी कि इनको उसी दौर में बनाया गया था जिस दौर में इन 14 बोट को बनाया गया था। अब इजिप्टोलॉजिस्ट को पक्का यकीन हो गया कि 14 बोटस का इस स्ट्रक्चर के साथ जरूर कोई कनेक्शन है। करीब से जब इन बोट की दोबारा जांच की गई तो एक ऐसा इशारा मिला जो इस डिस्कवरी के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला था। बोट के गिर्द भी मिट्टी से बनी हुई ईंटें लगी पाई गई। ईंटों की दीवार ठीक बोट के कर्व के हिसाब से बनी हुई थी कि जैसे इनको खास बोटस के लिए बनाया गया हो। ये दीवार सिर्फ बोट की साइडों पर ही नहीं बल्कि उनके नीचे भी ऐसे ही ईंटें लगी हुई थी। अब जब 3 साइडों पर ईंटें लगी है तो जरूर बोट के ऊपर भी ईंटें लगाई गई होगी जो अब वक्त के साथ गिरकर मलबा हो चुकी है। 3D ग्राफिक्स की मदद से जब बोट के ऊपर वाले हिस्से पर भी ईंटें लगाई गई तो वो कुछ इस तरह का मंजर पेश करने लगी। ये कुछ और नहीं बल्कि बोट के यानी कश्तियों की ताबूत थे। जी हाँ, मम्मीज की तरह इन बोट को भी 5000 साल पहले बड़ी शानो शौकत के साथ इन ताबूतों में डाला गया था। इनके ऊपर खूबसूरती के लिए फ्लाइट लाइमस्टोन का प्लास्टर किया गया था। जब
सूरज की रोशनी इन पर पड़ती थी तो ये रेगिस्तान में दूर से ही चमकती दिखाई देती थी। आपको बता दें कि पिरामिड्स भी जब नए नए बने थे तब इनकी टॉप लेयर पर भी इसी किस्म का व्हाइट प्लास्टर लगाया गया था। आर्कियोलॉजिस्टों को कई एविडेंस मिले हैं जिससे साबित होता है कि एशियंट इजिप्शियन व्हाइट लाइमस्टोन के प्लास्टर को खूबसूरती के लिए इस्तेमाल किया करते थे। लाइमस्टोन प्लास्टर के बाद पिरामिड्स भी रेगिस्तान में मोती की तरह चमकते थे। आर्कियोलॉजिस्ट कई सालों के बाद अबाइडोस बोट की मिस्ट्री को काफी हद तक सुलझा चुके थे। एक बात तो कंफर्म हो चुकी थी कि ये बोट नाइल रिवर में बहकर यहाँ तक नहीं आई थी। इनका एडवांस डिजाइन इस बात की गवाही दे रहा है कि ये किसी एशियंट इजिप्शियन किंग की धरोहर थी और इनको ईंटों के ताबूत में डालकर रखा गया था। अब सिर्फ आखिरी सवाल के जवाब की तलाश थी कि बोटस को ताबूत में डाला ही क्यों गया था। यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर रेगिस्तान में इजिप्शियन किंग की टूम्ब मौजूद है, यानी जहाँ उनको मरने के बाद रखा जाता है। हैरत की बात यह है कि ये टूम्ब भी उसी दौर में इस दौर में बनाई गई थी जिस दौर में बोट और इबादतगाह के अंदर मौजूद बर्तन बनाए गए थे। इस टूम्ब में न सिर्फ फैरों की मम्मी को रखा गया था बल्कि इसके साथ ये छोटे छोटे बॉक्सेस आप देख रहे हैं, इनमें फैरों के साथियों को दफन किया गया था, वो भी सेम उसी दिन जिस दिन किंग की मौत हुई थी। जी हाँ, किंग के ऑनर में उसके जितने भी करीबी साथी थे उन्होंने भी अपनी जान देकर अपने फैरों अपने खुदा के साथ ही इस दुनिया से जाने का फैसला किया था। उनका ये यकीन था कि मरने के बाद वाले सफर को आसान बनाने के लिए किंग के साथ उसकी सारी दौलत, उसका सारा सामान और उसके नौकरों को भी उसके साथ ही दफन किया जाए। बोट को भी उसी किंग की आफ्टर लाइफ को आसान बनाने के लिए इतनी शानो शौकत के साथ ताबूतों के अंदर रखा गया था। ये एक ऐसी रस्म है जिसको बाग वाले इजिप्शियन फेरोज की टूम्ब में भी नोटिस किया जा चुका है। ज्यादातर इजिप्शियन फेरोज की टूम्ब को लुटेरे लूट चुके हैं और कई शायद अब तक कहीं रेत के अंदर छुपी हुई है। 1922 में वैली ऑफ दी किंग्स में जमीन से कई फुट नीचे किंग टूटनखामुन की टूम्ब मिली थी जो किसी तरह लुटेरों से बच निकली। इसमें किंग का सारा खजाना और सारा सामान बिल्कुल सही सलामत और अनटचिंग हालत में मौजूद था। इस खजाने में भी बोट के मॉडल पाए गए थे जिनको शायद अबाइडोस बोट्स की तरह ही किंग की आफ्टर लाइफ की सफर को आसान बनाने के लिए उसके साथ ही दफन किया गया था।